नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम जैसे चर्चा चल रही है हमारी, चर्चा कर रहे थे इससे पूर्व के व्याख्यानों में कि बीए पार्ट फर्स्ट का जो टॉपिक चल रहा है हमारा कंपोजिशन के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन, संयोजन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन। तो इसके दो हमारे हो चुके थे और तीसरा चल रहा है हमारा संतुलन और यानी बैलेंस। तो इसके बारे में भी जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, बैलेंस की क्या परिभाषा है, बैलेंस किसको कहते हैं, पेंटिंग्स के अंदर विजुअल बैलेंस है ना, चाक्षुष जो हमारे वेट है। और इसके अंदर जैसे इसके दो प्रकार बताए, सममित संतुलन है, असममित संतुलन है, और तीसरा इसके अंदर जैसे बताया था अरीय संतुलन है, रेडियल वाला बैलेंस। और उससे आगे फिर जैसे हम चर्चा कर रहे थे आगे कि संतुलन तथा दृष्टिगत भार, यानी कि जो हमारे जो चित्रण के जो तत्व है, यानी जो रेखा है, रूप है, वर्ण है, तान है, पोत है आदि का अलग अलग दृष्टिगत भार होता है, जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। अब ये दृष्टिगत भार जो मैं बताया ना, विजुअल वेट, मतलब हमारी आंखों से एक पेंटिंग के अंदर नज़र किस तरह से आता है, किस तरह से हमें ये, तो ये जो तत्व हैं ये किस तरह से भार या उसको बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से ये। तो जो तत्व है, सबसे पहला तत्व जैसे रेखा का भार। अब रेखा किस तरह से, जैसे मान लो उसमें पेंटिंग में या कंपोजिशन में अपना भार प्रदर्शित करती है, कैसे उसका भार हमें नज़र आता है आंखों के द्वारा कि रेखा दिशा का निर्देशन करती है और दर्शक की दृष्टि उसका अनुसरण करती है। अतः इस निर्देशन शक्ति में रेखा का भार निहित होता है। यानी कि जैसे कोई भी हम स्पेस है हमारी, जो चाहे वो कैनवास है, कागज़ है, तो उस पर सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं। अब वो लाइन किस रूप में जा रही है, किस फॉर्म में जा रही है, यानी किस तरफ जा रही है, तो वो एक तरह से एक दिशा तय करती है। लाइन करते ही, लाइन खींचते हुए एक दिशा का निर्धारण करती है कि लाइन इस तरह से इस तरफ जा रही है, यानी कि ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, किस तरफ में जा रही है। तो वो उस दिशा के माध्यम से ही हमें, उस स्पेस के माध्यम से लाइन को जो खींचते हैं, तो वो एक निर्धारित करती है इसके अंदर कहाँ ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसका डायरेक्शन कैसा है, ऊपर है, नीचे की तरफ है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। तो वो हमें एक आँखों का जो हमारा जो विजुअल वेट है उसको निर्धारित करती है। तो रेखा का भार इसमें निहित होता है कि वो किस दिशा में ऊपर जाती हुई नजर आ रही है या साइड में नीचे है। तो रेखा की विविधता और उनके प्रभाव के अनुसार ही कलाकृति में संतुलन की व्यवस्था की जाती है कि इस तरफ की जो रेखा है यहाँ पे है, तो उसका दूसरी तरफ रेखा को उस कंपोजिशन में, उस स्पेस को बैलेंस करने के लिए उसके अगेंस्ट रेखा है या दूसरी रेखा है या पतली रेखा है भारी, उसको संतुलन की व्यवस्था रेखा के द्वारा ही की जाती है। जैसे एक ही दिशा की ओर गतिशील रेखाओं के प्रभाव को रोकने के लिए अवरोधक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, खड़ी आड़ी रेखाएं करके। दूसरी चीज़, संधि रेखाओं का प्रयोग अवरोध की स्थिति को मृदु और अच्छा, मतलब उसको जो हमारा बैलेंस है उसको सॉफ्टनेस बना देता है, जिसको बोलते हैं संधि रेखाओं का प्रयोग करके, जैसे एक के पीछे एक के पीछे इस तरह से। तो वो एक कंपोजिशन के अंदर स्थिति को, पेंटिंग को मृदु और सॉफ्टनेस उसमें नज़र आने लगता है। और उसके बाद में रेखा के भार के बाद में है आकृति का भार, यानी फॉर्म का भार, रूप का भार। तो आकृति यानी कोई भी जो पेंटिंग है, यानी जो रचना है या जो कंपोजिशन है, तो उसमें आकृति का भार मुख्यतः आकार की विशालता और लघुपन पर निर्भर करता है। यानी कि वो जो फॉर्म है, उस फॉर्म की जो विशालता है, उस फॉर्म की मतलब कितनी बड़ी है और दूसरी फॉर्म कितनी छोटी है, उसके ऊपर वो सारा चीज़ निर्भर करता है, उसका जो बैलेंस या जो भार निर्भर करता है। तो यानी जो फॉर्म है, तो फॉर्म, बड़ी फॉर्म कहाँ है और छोटी फॉर्म कहाँ है। हमारी स्पेस के अंदर से मान लो ये पेंटिंग का ही होता है कि जो नज़दीक वाली जो फॉर्म है वो हमें बड़ी दिखाई देती है और जो दूर की चीज़ें होती है वो छोटी दिखाई देती है। अब यहाँ पे अगर जैसे मान लो चाक्षुष भार की दृष्टि से देखते हैं हम, तो ये जैसे उसके जो विशालता और लघुपन पर निर्भर करता है। साथ ही सतह के पोत, यानी जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर जो पोत है, यानी जो टेक्चर से है, और सज्जा व अलंकरण की रसगंता आदि की भी आकृति के चाक्षुष भार में कमी व विस्तार देते हैं। अब जैसे अधिक चाक्षुष भार वाली आकृति केंद्र में समीप होने से चित्रभूमि में संतुलन बनाती है। जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे मान लो जो बड़ी चीज़ है, तो वो चीज़ हमें केंद्र के पास में हमें नज़दीक दिखाई देगी, यानी कि जो वो हमारे नज़दीक जो चीज़ है तो वो हमें बड़ी दिखाई देगी और वो केंद्र के समीप दिखाई देगी। और उससे जैसे मान लो उसके जैसे मान लो अधिक चाक्षुष भार वाली आकृति केंद्र में समीप होने से चित्रभूमि संतुलन बनाती है और असमान भार वाली आकृतियों रचना में
बड़े रूपाकार केंद्र के निकट व छोटे रूपाकार दूर स्थित किए जाने पर संतुलन की स्थिति बनाते हैं। यानी कि जो बड़ी आकृति है वो हमारे नज़दीक, यानी जो कंपोजिशन है, जो स्पेस है, उसके केंद्र के अंदर, वो केंद्र और केंद्र के पास में नजर आएगी। और जो छोटी आकृति, जो दूर की आकृतियाँ हैं, वो वही फॉर्म्स, यानी कि मान लो अगर कोई पेड़ की आकृति है तो जो नज़दीक वाला पेड़ हमें वो बड़ा दिखाएगा, जैसे पास में हम खड़े हैं 10 फीट की दूरी से, तो वो हमें बड़ा दिखाई देगा। और उसी सिद्ध में अगर मान लो दूसरे पेड़ हैं छोटे, दूर से हमें दिखाई देते हैं, तो वो हमें छोटे नज़र आएंगे। तो इस प्रकार स्थिति के अंदर जैसे हमारी जो हमारी स्पेस है, जो पेंटिंग्स है, जो हमारा वो स्पेस है, तो उस स्पेस के अंदर केंद्र के समीप होने से, जो मतलब अधिक चाक्षुष भार वाली आकृति केंद्र के समीप होने से चित्रभूमि में संतुलन बनाती है। और असमान भार वाली, यानी जो छोटी है वाली आकृतियों की रचना में बड़े रूपाकार केंद्र के निकट व छोटे रूपाकार दूर स्थित किए जाने पर संतुलन की स्थिति बनती है, यानी कि बनाते हैं। जैसे मैं बताया ना कि जैसे बड़ी भार वाली नज़दीक और छोटी वाली दूर है, तो ये भी एक तरह से स्पेस के अंदर बैलेंस बनाती है, मतलब उसको, उस चीज़ को बैलेंसित करके रखती है। तो केज संतुलन की स्थिति बनाते हैं, यानी कि रूपाकार केंद्र के निकट व छोटे रूपाकार दूर किए जाने पर संतुलन की स्थिति बनाते हैं। और अलंकृत व जटिल आकार सपाट तल से अधिक भार रखते हैं, यानी कि जो अलंकरण डिजाइन्स है, बूटे हैं, तो वो जटिल आकार सपाट तल में, जो प्लेन है, से अधिक भार रखते हैं। इस प्रकार ये जैसे जो फॉर्म का जो बताया हमने, रूप का, कि कौन सी फॉर्म किस जगह रखनी चाहिए, बड़ी है तो उसको किस तरह स्पेस में रखेंगे, छोटी है तो वो को कहाँ रखी जाएगी। इसी प्रकार जैसे आगे हम चर्चा करते हैं वर्ण भार, यानी रंगों का भार, कलर्स का। तो कलर्स को किस तरह से, तो कोई भी पेंटिंग रचना है या ये कंपोजिशन के अंतर्गत प्रयुक्त विविध वर्ण, यानी कि जो विभिन्न अलग अलग कलर है, ये जो रंग है, उनके मान, उनकी जो टोन है, रंगत है, सघनता है, शीतल व उष्ण, तो उनके जो प्रभाव है उनको ध्यान में रखकर ही संतुलन स्थापित किया जा सकता है। यानी कि जो पेंटिंग्स है, कोई भी कंपोजिशन है, तो उन कलर्स को, उनके जो कलर्स है, उनकी जो टोन है अलग अलग, जैसे मान लो कोई डार्क है, लाइट है, फिर एक ही कलर के अलग अलग टोन्स हैं। साथ ही जैसे मान लो कलर में भी जैसे शीतल कलर्स हैं और उष्ण ठंडे कलर और गर्म कलर, जो इसके अंदर जो हमें प्रभाव देते हैं मनुष्य को, तो इन प्रभावों को ध्यान में रखकर ही संतुलन स्थापित किया जा सकता है पेंटिंग में। इसके लिए कुशलता और एक अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे कि उष्ण रंगों में आकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण चित्र तल पर, यानी जो स्पेस है, उनका भार अधिक दिखाई देता है। यानी जो गर्म कलर्स हैं, उष्ण कलर जिसमें लाल है, पीला है, ऑरेंज है, तो ये कलर, इनको गर्म कलर उष्ण रंगों में मानते हैं। तो ये जैसे इन कलर्स को यूज करते हैं तो ये आकर्षण भी होते हैं, शक्ति अधिक होने के कारण चित्र तल पर यानी स्पेस है, उनका भार अधिक दिखाई देता है। और शीतल वर्ण अपेक्षाकृत कम भार वाले होते हैं, और अतः ये वर्ण संतुलन के लिए बड़े आकार वाले क्षेत्रों में शीतल व विश्रांतिपूर्ण रंगों का व छोटे आकार क्षेत्रों में उष्ण व सघनता वाले रंगों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग के अंदर, कंपोजिशन के अंदर की जो कलर्स हैं, उन कलर्स को, उनके जो टोन हैं, उन टोन के अनुसार जो सब्जेक्ट है, उसका क्या सब्जेक्ट है, क्या फीलिंग्स है, या क्या उसका कंपोजिशन है, क्या उसके थीम है, कोई सब्जेक्ट है, तो उसके आधार पर, उसकी स्पेस के आधार पर उन कलर्स को यूज किया जाता है। अगर जैसे मान लो उष्ण रंगों का प्रयोग करते हैं तो वो उनका एक भार नज़र आ जाएगा, वो अपन से हमें भारी लगेंगे, हाँ ये स्पेस बहुत ज़्यादा, ये कलर्स चटक रंग है, तेज रंग है, तो उनको आकर्षण शक्ति अधिक होती है उनके कारण, उन कलर्स की, और उनके कारण चित्रतल पर उनका भार अधिक दिखाई देता है हमारी आंखों को, यानी कि विजुअल वेट्स, वो एक नज़र ज़्यादा है कि हाँ इन कलर्स का अपने आप भार नज़र आता है। तो इस तरह से जैसे मान लो उनका, और जो शीतल वर्ण है, ठंडे कलर्स हैं, जिसके अंदर मान लो हरा है, नीला है और सफ़ेद है, तो इन जो कलर्स हैं, शीतल कलर्स हैं, तो ये अपेक्षाकृत कम भार वाले होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि जैसे वो वर्ण जो संतुलन के लिए बड़े आकार वाले क्षेत्रों में, जो बड़ी स्पेसेस है, उनमें शीतल और विश्रांतिपूर्ण रंगों का प्रयोग करते हैं, और छोटे आकार क्षेत्रों में, यानी जहाँ स्पेस, तो वहाँ पे उष्ण व सघनता वाले रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से एक इस बैलेंस, उसमें कलर्स का भार
बैलेंस हो जाता है। यानी कि स्पेस के अंदर जैसे मान लो कोई फॉर्म है, तो अगर जो उष्ण रंग है, तेज रंग है, अगर वो पहले बड़े लगा देंगे तो उनका बैलेंस बाहर ज़्यादा उसमें नजर आएगा और वो अनबैलेंस हमारे आँखों को अजीब सा वो लगेगा। उसकी जगह जैसे मान लो उनको जो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जो छोटी जगह हैं, जो बड़ी जगह हैं, उन बड़ी जगहों में शीतल रंग है, ठंडे जो कलर्स कहलाते हैं, उन रंगों का पहले प्रयोग किया ताकि वो हमारी आँखों को भारपन या भारीपन महसूस नहीं कराए। और उसके अलावा जिसके उसके उनके पास पास छोटे स्पेसेज हैं, छोटे टुकड़े हैं, छोटे फॉर्म्स हैं, उनमें इन तरह का जो शीतल कलर, ये जो उष्ण रंग है, आकर्षक कलर है, मतलब तेज रंग है, तो उनका प्रयोग करने से वो बैलेंस हो जाता है। उनका कलर्स का जो भार है वो छोटे आकार क्षेत्र में उष्ण और सघनता वाले रंगों का प्रयोग करके उनको बैलेंस का मतलब उस पेंटिंग में बैलेंस किया जाता है, किया जा सकता है। अब जैसे आगे है टोन, यानी तार का भार कैसे होता है। तो टोन के अंतर्गत जैसे तान का भार है, तो परस्पर विरोधी तानों, यानी जो परस्पर विरोधी टोन्स हैं, यानी टोन का मतलब है टोन, तो टोन के अंदर जैसे मान लो जो अलग विरोधी टोन्स है अलग अलग कलर्स की, जैसे मान लो उसको सा कलर उसका जो विरोधी कलर है, तो विरोधी तानों में आकर्षण शक्ति अधिक होने से उनका भार भी अधिक होता है, जबकि समान तानों में आकर्षण शक्ति कम होने से उनका भार भी कम होता है। यानी कि जो विरोधी कलर है, फास्ट कलर है, तो उनमें आकर्षण की शक्ति होने से उनका भार अधिक प्रतीत होगा। अगर से मान लो तेज रंगों का, उष्ण रंगों का अगर प्रयोग करेंगे, टोन से उसमें लगाएंगे, तो उनका भार नज़दीक नज़र ज़्यादा आएगा। और जो शीतल ठंडे कलर हैं, तो उनको अगर जैसे जो शीतल कलर है उनको अगर से यूज़ करते हैं, तो समान तानों के अंदर, यानी जो विरोधी कलर्स के टोन्स अगर लगाते जाएंगे तो उनका भार अधिक होगा। और जो समान वाले जो शीतल कलर है, जो समान रंग है, उनकी तानों में आकर्षण शक्ति कम होने से उनका भार भी कम होता है। यानी कि जो अगेंस्ट टोन्स हैं उनमें आकर्षण शक्ति अलग होगी, और जो समान एक ही कलर्स की जो टोन्स हैं वो उसके अंदर आकर्षण शक्ति कम होगी। तो इस तरह से उनका भार भी कम नज़र आता है हमारी आंखों को हमारे। तो ये इस तरह से इसका टोन का यानी जो तान है उनका भार है। और आकृति संतुलन का आलम्ब सिद्धांत, अब जैसे कोई भी जैसे मान लो फॉर्म है, आकृति है, तो उसका किस तरह से संतुलन किया जाता है। जो प्रत्येक संयोजन में एक अदृश्य तुला, मैंने बताया ना, तो अदृश्य तुला है वो एस्थेटिक्स तुला अपना कार्य करती रहती है, और इस तुला का आलम्ब कलाकृति के केंद्र में स्थित होता है, यानी कि जिसके माध्यम से दर्शक को संतुलन की अनुभूति होती है। और ये आकृति संतुलन पर तुला के सभी नियम लागू होते हैं, और ये नियम इस प्रकार है, यानी कि ये जिससे मान लो फल कर्म है, जैसे ये आलम्ब, तो कोई भी संतुलन यानी जो संयोजन है पेंटिंग्स है, उसमें एक तरह से मैंने बताया था कि अदृश्य तुला काम करती है। हमारी जो विजुअल वेट्स हमारी आंखों के अनुसार वो में नज़र आती है। और इस तुला का आलम्ब कलाकृति, जो कोई भी कलाकृति है वो, यानी जो संतुलन है, जो बैलेंस है, तो वो पेंटिंग के केंद्र में स्थित होता है। और उसके माध्यम से जैसे कोई दर्शक है, जो दर्शक देखने वाले हैं, उनको संतुलन की अनुभूति होती है, तो उस पेंटिंग के केंद्र से। और इस आकृति संतुलन पर ही तुला के सभी नियम लागू होते हैं। ये नियम इस प्रकार है, इनके बारे में आगे वाले हम उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।